इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या टेक्निकल और प्रैक्टिकल प्रिपरेशन दोनों में से बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? कोई ये वैल्यू नहीं है सर। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंटरव्यू क्रैक करना सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने पहले सी प्लस प्लस करी थी, आज पाइथन आता है और फिर आप उसको रिज्यूम के अंदर मेंशन करते हो बट आप उसको बता नहीं पाते हो। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर सेकंड पॉडकास्ट। एंड आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं मिस्टर प्रफुल्ल सर, ये कायदे से मेरे मेंटर भी रह चुके हैं, मेरे मतलब मेरे गाइडर्स भी रह चुके हैं। और आज के पॉडकास्ट का जो मेन मोटिव है वो सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किस तरीके से स्टूडेंट्स को अपनी डेटा एनालिटिक्स की जर्नी के बारे में किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से रोड मैप प्रिपेयर करने चाहिए, डायरेक्शनलेस मेहनत ना करते हुए पूरा के पूरा एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत किस तरीके से करनी चाहिए। सो मैं वेलकम करूंगा प्रफुल्ल सर का मेरे पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि आपकी जर्नी क्या रही है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? थैंक यू पुष्पराज सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम प्रफुल्ल सिंह मौर्य है। मैं अभी के समय में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर डेटा एनालिटिक्स काम कर रहा हूँ। मैंने अपना डेटा जो जर्नी स्टार्ट करी है वो 2019 से स्टार्ट करी है। 2019 से अभी तक मैं डेटा की फील्ड में काम कर रहा हूँ। 2019 में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। उस ट्रेंड के बेसिस पे ये समझ में आया था कि आगे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी डेटा बेस्ड रिक्वायरमेंट ही होगी कंपनीज के बिहाफ में। बिकॉज अब जो डिसीजन मेकिंग है आज के समय में, चाहे वो कंपनी हो चाहे कॉरपोरेट्स हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग को डेटा ड्रिवन ही बनाने में लगे हुए हैं। इसीलिए उस टाइम पर उस डेटा की नीड को समझते हुए मैंने इस कोर्स को चुना। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी। देन धीरे धीरे समझ में आया कि हमें किस तरह से इस पर्टिकुलर जर्नी को स्टार्ट करना है। ओके सर। सो सर, यदि मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि आज के टाइम में यदि किसी स्टूडेंट को जीरो से डेटा एनालिटिक्स तक का पूरा बनना है, अपना उसको रोड में प्रिपेयर करना है, तो उसको किस तरीके से अपना रोड मैप स्टार्ट करना चाहिए? सर ये बहुत एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि यार मुझे तो एआई आता है। बट एआई समझना और एआई आना बहुत अलग अलग चीजें हो गई है। अब एआई का सबसे बेस स्टार्ट ही होता है डेटा को समझने से। अब हमने तो जो आज के समय में हम लोग एआई भी देख रहे हैं या कोई भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, हर एक टेक्नोलॉजी डेटा से ही चल रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने शॉपिंग भी करी है किसी एक नॉर्मल सी वेबसाइट से, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से मैंने शॉपिंग करी है, तो मैंने अपनी जितनी भी डिटेल्स अमेजोन को दी है वो भी एक डेटा बन गया है। अब वो डेटा अमेजोन के पास भी है, हो सकता है वो डेटा अमेजोन के अलावा किसी और के पास भी होगा। अब वो जो डेटा अमेजोन के पास गया है, अमेजोन सबसे पहले उसको स्टार्ट ही करेगा एक्सेल से। तो अगर आप बेसलाइन की बात करते हो तो बेसलाइन आज के समय में डेटा एनालिटिक्स का आज भी है, कल भी है, और आगे भी हमेशा डेटा का बेसलाइन एक्सेल ही रहेगा। जिसे एक्सेल डेफिनेटली आता सर। है वो जिसे एक्सेल आता है सर, वो धीरे 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 करते हुए बाकी सारी चीजों पर भी बहुत अच्छे से कमांड पा लेगा। इसको फिर से एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे डेटा को एक मतलब रॉ डेटा है, रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंसाइट में कन्वर्ट करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उस पर्टिकुलर डेटा सेट से पेवट टेबल बनाई। जैसे पेवट टेबल बनाऊंगा मैं एक्सेल में डैशबोर्ड बनाऊंगा। सेम मैं किस पे करता हूँ, पावर बीआई पे। सेम मैं किस पे करता हूँ, टेबलू पे। सेम मैं किस पे करता हूँ, लुकर पे। सेम मैं किस पे करता हूँ, क्यूलिक पे। मतलब ये हर एक विजुअलाइजेशन टूल पे सेम अप्लाई हो रहा है। ठीक। अब सेम एनालिसिस, जो एनालिसिस मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, सेम एनालिसिस चाहे वो फिल्टरिंग हो, सॉर्टिंग हो, ग्रुप बाय हो, ऑर्डर बाय हो, ये सारी चीजें मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ। वही मैं एक्सेल से सीक्वल पे भी करूंगा, वही सीक्वल से मैं पाइथन पे भी करूंगा, वही चीज मैं आर पे भी करूंगा। मतलब मेरी सारी जो चीजें हैं वो किस पे चल रही है, एक्सेल से बेस बनाकर वही चीज मैं रेप्लिकेट करता जा रहा हूँ किसी दूसरे टूल्स पर। मतलब टूल्स तो, बेस टूल कौन है, एक्सेल। डेफिनेटली सर। सो मेरा काफी सारे स्टूडेंट्स के पास मेरे पास कंसर्न आता है कि सर हम किस तरीके से स्टार्ट करें।
सो मेरा सभी स्टूडेंट को एक मैसेज है कि एक्सेल सबसे एक मेन और प्राइमरी चीज है डेटा एनालिसिस को सीखने के लिए। यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में से डेटा एनालिस्ट करियर स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हर कोई इंडस्ट्री अपना डेटा जनरेट करती है और हर किसी को अपने डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है एनालिसिस करने के लिए। सो यदि आपकी किसी भी टेक्नोलॉजी में प्रॉपर एक्सपर्टीज रही तो आप किसी एक डोमेन को लेकर भी ऐसे डेटा एनालिटिक्स जा सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है आपको SQL आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आपको किसी भी इंडस्ट्री में आप एंटर करते हैं आपको एक्सेल तो सीखना ही पड़े। तीसरा क्वेश्चन सर मेरा डेटा आया को था कि समझना जरूरी है सर। डेफिनेटली सर। और तीसरा क्वेश्चन मेरा आया था सर कि ऐसी कौन सी टॉप 5 स्किल्स होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और किस ऑर्डर में हमें सीखनी चाहिए एज ए डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए। सर सबसे पहले तो अपन ने एक्सेल की बात कर ही ली। डेफिनेटली ठीक सर। है। हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं इसको। एक हिस्सा है आपका टेक्निकल का, और एक हिस्सा है आपका कम्युनिकेशन का, जिसे अपन लोग सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। स्टॉप। ठीक है। टेक्निकल स्किल्स में सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, देन इंटीग्रेशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग इनटू द टूल्स, देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग दैट understanding with the tools, we require to present that data in the form of reports. This is the technical aspect. Now, moving towards the soft skill aspect, storytelling with the data. This is the most crucial thing जो हर एक डेटा एनालिस्ट कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग के समय पर मिस कर देता है। हम जब अपने डेटा को किसी को समझा रहे होते हैं, तो हम समझाते समय उसको सिर्फ एक ही चीज के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि वो उसके डेटा को कितने अच्छे स्टोरी के फॉर्म में समझा सकता है। अगर हम सेल्स डेटा को समझा रहे हैं, हेल्थ केयर डेटा को समझा रहे हैं, आप अगर किसी एविएशन के डेटा को भी समझा रहे हो, आप किसी भी डेटा को समझा रहे हो, अगर हमने उसको उसके पीछे उसकी बैक्ड स्टोरी अच्छे से रख दी, जिसमें हम उसके पास्ट डेटा के एनालिसिस से लेकर उसका प्रेजेंट ट्रेंड और उसकी फ्यूचर प्रिडिक्शन, तीनों को अगर क्लब कर देते हैं, तो हमारी एक होलसेल स्टोरी बन जाती है, जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं उनको अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू। डेफिनेटली सर, यदि जब तक आप किसी डेटा को ऐसे स्टोरी टेलर की तरह नहीं समझाओगे तो ऑडियंस और आपका यूजर वो दोनों चीजें नहीं समझ पाएगा। फॉर जी एग्जाम्पल यदि मैं बिल्कुल। आपको बोलूं कि आप किसी मूवी की नोवेल पढ़ो और किसी मूवी को देखो तो आपको देखकर ज्यादा समझ में आएगी विजुअलाइजेशन के थ्रू, वीडियोग्राफी के थ्रू, एज कम्पेयर टू आप इसी की बुक की तरह रीड कर रहे हो। सो आपको उस तरीके से आपको आपको प्रॉपर स्टोरी टेलिंग की तरह आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने डेटा को। ये बहुत प्राइम पॉइंट है और बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ डेटा एनालिटिक्स जो अपनी फ्यूचर में तैयारी करने वाला है और जो ऐसे काम कर रहा है, तो ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो अपनी डेटा को एज ए स्टोरी टेलर की तरह रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये था कि अ, किस तरीके से, यदि काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इंडस्ट्री में काम किस तरीके से होता है, रियल इंडस्ट्री में डेटा एनालिटिक्स का डेली वर्क लाइफ किस तरीके से होता है सर, एक्चुअली वो काम क्या करता है। सर, मैक्सिमम काम हर इंडस्ट्री में आपके डेटा को जनरली सॉर्ट, मतलब आप बोलते हैं ना कि डेटा क्लीनिंग का काम सबसे ज्यादा होता है। मतलब किसी भी किसी भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में हमारे पास हमारे पास डेटा क्लीनिंग का काम सबसे ज्यादा है। अब वो कैसे, अपन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन उसके लिए यूज करते हैं ईटीएल टूल्स को। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ये जो ईटीएल टूल्स होते हैं ना, इनका मेन काम ही यही होता है कि वो क्या कर सके, आपके पूरे पूरे डेटा को, आपके जो रॉ डेटा है, अब रॉ डेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रॉ डेटा सर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपका, अगर मान लो हेल्थ केयर के डेटा की बात कर रहे हो या सेल्स के डेटा की बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंपनी के साथ आपके सेल्स को कंपेयर कर रहे हो। अगर सेल्स कंपेयर कर रहे हो, तो दूसरी कंपनी का भी डेटा आपके पास होगा, आपकी कंपनी का भी डेटा आपके पास होगा, आप दोनों को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कंपनी के डेटा को, तो हम डेटा को रॉ उठाते हैं। रॉ मतलब अनफिल्टर्ड डेटा होता है। हो सकता है किसी समय पर किसी का नाम जगह पे दिया हो, कभी ना दिया हो, कभी किसी का फोन नंबर प्रेजेंट है, कभी किसी का फोन नंबर प्रेजेंट नहीं है, कभी किसी ने अपना एड्रेस सही लिखा है, कभी किसी ने अपना एड्रेस गलत लिख दिया है, या एड्रेस की जगह खाली हो। तो ये जो डेटा है, इसको अपन लोग बोलते हैं रॉ डेटा। इसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज होती है, बहुत सारी रॉन्ग वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ डिलिमिटर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई आपकी एवरेज सेल 1,000 की होगी, बट अचानक से एकदम से 1 करोड़ की दिखा दी। ठीक है। अब पॉसिबल तो है नहीं कि एकदम से 1,000 की सेल 1 करोड़ की हो गई। एक ही दिन में डेफिनेटली तो सर। कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो कर ही नहीं सकती। तो ये जो
मतलब डिस्क्रिपेंसीज होती है, इन डिस्क्रिपेंसीज को हमको सॉर्ट करना होता है। तो मैक्सिमम अगर आप हम एक पूरे डेटा एनालिस्ट के दिन भर की बात करें, तो उसका 65% टाइम तो सिर्फ इसी में जाता है कि वो डेटा को क्लीन करे, और डेटा को क्लीन करने के बाद वो बचे हुए टाइम पर उस डेटा को प्रोसेस करके अपनी फर्दर विजुअलाइजेशन टीम को दे। ठीक है, अब वो विजुअलाइजेशन टीम के पास जब वो डेटा आ जाएगा थ्रू ईटीएल, तब वो क्या करेगा, डायरेक्टली उस डेटा को अपने जो भी डिजायर्ड फॉर्मेट है या जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटा को क्या कर लेगा, फाइनल प्रेजेंटेशन के उसमें प्रेजेंट कर देगा। विजुअलाइजेशन पैनल के अंदर फिट करके वो प्रॉपर तरीके से स्टोरी वो टेलिंग की तरह प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट दिखा करें। देगा। तो अब हमने, अगर आप देखें जनरली, तो 65% टाइम तो उसका वहां चला गया। अब बचे हुए टाइम पर वो क्या कर रहा है, आपकी फर्दर जो एडहॉक चीजें आती हैं, एडहॉक मतलब कि मान लीजिए आज बोला कि भैया ये काम, आपका एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है, एक काम किसी ने दे दिया कि भैया ये तो प्रायोरिटी में करना है। प्रायोरिटी में मतलब कि यार एक ही शीट आई है, इस पर्टिकुलर शीट के बेसिस पर जो आपका क्लाइंट है उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स भेजी है, जो इंस्टेंट रिक्वायरमेंट्स है उसे भी अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर भी कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली हो जाता है कि हम 20-30% टाइम हम इसी में निकालते हैं, जो एडहॉक काम होते हैं वो। बचा हुआ 5-10% टाइम के लिए हम ज्यादातर इस पर डिपेंड करते हैं कि जो आपका मेल चेकिंग हो गया या आपके स्टेक होल्डर्स से आपकी मीटिंग्स हो गई, इनके उसमें भी हमारा काफी टाइम जाता है। तो अगर एक पूरे डे के इसमें देखा तो 10-15% आपकी मीटिंग्स, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपका डेटा है उसके ऊपर, देन 10-15% आपका प्रेजेंटेशन, जो हम लोग स्टोरी या फिर बाकी चीजें समझाते हैं वो, और 65% आपका टाइम जाता है डेटा क्लीनिंग और उससे एसोसिएटेड काम में। सर, डेफिनेटली सर। सो जैसे कि स्टूडेंट आपके काफी सवाल रहते हैं कि रियल इंडस्ट्री में एक्सप्लोजर किस तरीके से होता है। तो इसका यही नहीं कि सिर्फ आपको मीटिंग 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 खेलना रहता है, ठीक है। आपको सामने वाले की प्रायोरिटी को समझना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को एनालिसिस करके अकॉर्डिंग टू अपने जो क्लाइंट और यूजर की तरह आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और इसी में आपका पूरा दिन भर जाता है काफी सारे। और डेटा किसी एक फॉर्मेट में नहीं होता, काफी अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। वीडियो के फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में, एक्सेल का जो डेटा रहता है, और काफी अलग अलग इंडस्ट्री का। आपको डेटा से फेमिलियर होना भी आना चाहिए कि उसमें से क्या इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ आपके पास डेटा आया तो फिर आपको चीजें एनालिसिस करना भी नहीं आती। एक और क्वेश्चन मेरा था सर कि ये तो हमने किस तरीके से वर्किंग लाइफ होती है और किस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं डेटा एनालिटिक्स। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल। मेरा एक सवाल था कि काफी स्टूडेंट पूछते हैं सर कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या टेक्निकल और प्रैक्टिकल प्रिपरेशन दोनों में से बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। सर, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको दो एस्पेक्ट्स तो देखने हैं। एक तो आपको सॉफ्ट स्किल्स का एस्पेक्ट आपका देखना ही है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग विथ समवन, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर एंड अप टू द मार्क। while answering the question, they don't need your story, they need your exact answers which they were seeking. Like someone asked me VLOOKUP, and I am telling with that with the story, so they don't want a story. They just want the VLOOKUP to be told to them. Or if they are asking the pivot table, we need only to tell them the pivot table. So there is no roundabout with the your interviews. We only need the precise answers that need to be given to the interviewer. The first and most important thing. Second, you need to have your tools hands on. Like you need to have the revision of all the frequently asked questions which has been asked in the industries. You need to have that questions with you. और जब भी हमारे पास वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम उनको एटलीस्ट 2-3-4 बार रिवाइज करें कि वो क्या पूछ रहे हैं, कंपनी की डिमांड क्या है। क्योंकि हर एक कंपनी के हिसाब से आपका जो जो जेडी होता है वो बदल जाता है। और बदलते हुए जेडी में हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार हर कंपनी तो एक जैसा क्वेश्चन पूछेगी, बट हर कंपनी के एक जैसे क्वेश्चन हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। तो हमें दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है टेक्निकली। और जब हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स में मोस्टली आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो क्लियरिटी है, वो मैटर करती है। डेफिनेटली सर, यदि मैं किसी स्टूडेंट को मैसेज दूं तो आपको बोलना आना चाहिए, आपके काम को बताना आना चाहिए। यदि आप आपके काम को अच्छे से नहीं बता पाओगे तो फिर आप अपनी चीज को, आपको चाहे कितना भी नॉलेज हो, आपको सब आता है, वी लुकअप, बेस्ट लुकअप, कोडिंग, लिस्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बट आप यदि आप उसको सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहे हो, बता ही नहीं पा रहे हो,
तो फिर आपके नॉलेज को कोई वैल्यू ही नहीं रहे। सो कोई इसलिए वैल्यू नहीं है सर। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि आप यदि 5 से 6 इंटरव्यू दोगे तो आपको कॉमन पैटर्न पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछ जाते हैं। बट यदि आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे प्रॉपर वे के अंदर, सो आपके लिए काफी सारी डिफिकल्टी रहेगी। सो ये मेरा सभी स्टूडेंट्स है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ आपको थोड़ा सा टेक्निकल में भी एक्सपर्टीज होना चाहिए, और टेक्निकल पार्ट को आपको एज ए प्रॉपर एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बिल्कुल मेरा सर एक और क्वेश्चन था कि फ्रेशर कई बार बोलते हैं कि सर हमारे पोर्टफोलियो में हमारा प्रोजेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस रोल है, कि प्रोजेक्ट हमें किस टाइप से बनाने चाहिए। और काफी हम कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे प्रोजेक्ट, जब हम कॉलेज टाइम पे प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट को, तो हम कुछ भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जाना ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में और मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना के बैठा हूँ। सो प्रोजेक्ट का कितना बड़ा रोल रहता है एज अ पोर्टफोलियो रिज्यूम के अंदर? सर, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्रोजेक्ट का ही है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग से लेकर आपके फाइनल सिलेक्शन तक किसी भी कंपनी में, आपका ओवरऑल हर कुछ वो आपके एक ही पार्ट से एनालाइज करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट। अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उस प्रोजेक्ट के नो हाउ को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रेलेवेंस कितना है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उस इंडस्ट्री का जो जिस्ट है वो कितना ज्यादा है, आप उस प्रोजेक्ट में किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उस इंडस्ट्री की। क्योंकि हर एक कंपनी कुछ प्रॉब्लम्स तो लिए बैठी है, और जो प्रॉब्लम्स अगर उन्हें ऐसा लगता है तो कि भैया ये जो एनालिस्ट है ये हमारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकता है, और इसमें इतनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है जो उसके प्रोजेक्ट के थ्रू वो बता पा रहा है, तो कंपनी में हायरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम अपना प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो हमारी जो हायरिंग की प्रोसेस होती है वो हमारे लिए स्मूथ हो जाती है। हम रिक्रूटर्स को हमारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और जब वो हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारा प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग समझ जाता है तो वो ये समझ लेता है कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट है ये मेरी कंपनी के फ्यूचरिस्टिक गोल के लिए भी आइडियल है। डेफिनेटली सर। जहां तक मैं बोलूँ कि गाइस, यदि आप कोड तो आप एआई के थ्रू बनवा लोगे, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग में आप एआई के थ्रू जनरेट कर दोगे, बट जब तक आप उसको प्रॉपर क्लाइंट को समझा नहीं पाओ, अपने सीनियर्स को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, अपनी टीम को नहीं बता पाओगे, सो आपके नॉलेज का वहां पर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब आपको आता सब है, बट आपको आपके पोर्टफोलियो, आपको प्रोजेक्ट के अंदर आपका प्रेजेंटेशन स्किल, जो आपका प्रोजेक्ट का डिटेल पे है, वो आपको पता होना चाहिए। और मेरा हमेशा यही कहना है सभी स्टूडेंट्स के रिज्यूम के अंदर वही मेंशन करो जो आप लोगों को आता है और जो आप बता सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने पहले सी प्लस प्लस करी थी, आज आपको पाइथन आता है, और फिर आप उसको रिज्यूम के अंदर मेंशन करते हो, बट आप उसको बता नहीं पाते हो कि आपको उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। सो वो आपके एक इंटरव्यू पे नेगेटिव इम्पेक्ट रखता है। सो ये थोड़ा सा है कि अपने बिल्कुल। रिज्यूम को उतना बनाओ, एक्यूरेट बनाओ, जो आपको आता है और जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सर एक और काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है एआई के रिगार्डिंग, के एआई को ऑटोमेशन के टाइम पर क्या फ्यूचर में डेटा एनालिस्ट का जॉब हमें सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, काफी स्टूडेंट का सवाल रहता है, और मेरा भी काफी बार ये डाउट मन में आता है। सो क्या हमें अपना अपग्रेड करना चाहिए और किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए? सर ये बहुत मतलब अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, मतलब मैं कुछ ऐसा ब्लॉग रीड कर रहा था तो मुझे समझ में आया। तो एक इंडस्ट्री में आज के समय में आपने सुना होगा कि बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, और हम सुनते हैं कि 1.5 लाख लोगों को निकाल दिया अमेजोन ने, 50,000 को एम्फोसिस ने निकाल दिया, ये इसने निकाल दिया, उसने निकाल दिया। अब हम तो इन सारी चीजों में सुन रहे हैं कि भाई एआई ने हमें इतने लोगों को निकाल दिया, इतने लोगों को निकाल दिया है। सर आज के समय में ना सिनेरियो डिफरेंट हो गया। मैं आपको उसका एक बहुत अच्छा वो समझाता हूँ कि आज के समय में हम पहले बंदा एक कोड लिखता था और कोडिंग करने के बाद एक एप्लीकेशन बनती थी। अब उस पर्टिकुलर कोडिंग के बाद जो एप्लीकेशन बनती थी उसमें अगर कोई बग आता था तो वो उसे डीबग करता था। डीबगिंग के बाद वो फाइनल एप्लीकेशन हमारे सामने बनकर आती थी, जिसमें यूआई यूएक्स और बाकी जो चीजें इंटीग्रेशन होती थी, ग्राफिक्स इंटीग्रेशन होने के बाद हमारे पास वो एप्लीकेशन बनकर आ गई। अब उसके लिए तो हमारे पास पूरी एक कोडिंग की टीम होती थी, हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा हुआ है। अब कंपनी ने क्या बोला, एआई आ गया है, कोड लिख रहा है, कोड लिखने में एआई सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है, एक काम करो 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को निकाल दो, जरूरत ही नहीं है इनकी, एआई कोड लिख के दे देगा। कुछ समय में ही कंपनीज ने
कुछ एक महीने में ही कंपनीज ये समझ गई कि भैया ये तो जो हमने निकाले हैं लोगों को, जो बग फिक्स करते थे, वो एआई तो कर ही नहीं पा रहा है। और एआई जब वो कर नहीं पा रहा है तो सबसे ज्यादा नुकसान कंपनीज को ही उठाना पड़ रहा है। तो वो नई प्रोफाइल के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं। एआई टेस्टर, डेटा हम्म इंजीनियर, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है, हम्म। काम वही है सर। हाँ वही कर काम रहे हैं, बिल्कुल बस भी नहीं बातों को बदला है। घुमा के और वापस बस। से उनकी भी प्रोफाइल खराब ना हाँ, हो और दोनों पक्ष सही साट रहे हैं। सही रहे। कि भाई अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलकर उठाएंगे तो सही नहीं लगेगा, क्योंकि निकाला तो हम्म उसी नाम से था। तो अब क्या करो, एआई टेस्टर, हम्म ऑटोमेशन इंजीनियर, हम्म एआई ऑटोमेशन या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सब हम्म सब एक ही चीज है। वही प्रॉम्प्ट लिखेगा बंदा, वही कोड रन करवाएगा, वही सारी चीजें करेगा। बस अब हम्म। एआई के हेल्प से करेगा। वो कोड को देखेगा, समझेगा। अभी भी ह्यूमन का उतना ही इंटरवेंशन है एआई में जितना पहले था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम एआई की हेल्प ले रहे हैं, और पहले एआई की हेल्प नहीं लेते थे, हम खुद की क्रिएटिविटी दिखाते थे। तो गाइस मेरा अगर आप मतलब जनरली मेरे हम्म स्टूडेंट्स को मैं अगर बोलूं, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सर आप जो कर रहे हो ना, जैसे आप बोलो कि सर डेटा एनालिस्ट की जॉब चली जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं ठीक है, जाएगी। उसमें एआई इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है। हम्म। आप अगर बोलो डेटा इंजीनियर की जॉब चली जाएगी, नहीं जाएगी। उसमें एआई इंटीग्रेट हो रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एआई को इंटीग्रेट करना सीख लो, एक्सेल में एआई को इंटीग्रेट कर लो। आपका काम जो 1 घंटे में हो रहा था वो 10 मिनट में हो जाएगा। वही चीज आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वही चीज आप दूसरे टूल्स के साथ भी कर लो। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एआई को इंटीग्रेट करके हमारी चीज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, बस। यही डेफिनेटली फ्यूचर सर। है। सो कुल मिला के ऐसा है गाइस कि एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी चीजों को आसान बनाता है। ठीक है, बस लोगों ने उसका फेम बना दिया कि एआई ने हमारा काम ले लिया, हम उस तरीके कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज एक ह्यूमन बींग समझा सकता है, जो बता सकता है, एआई उसको सिर्फ गाइड कर सकता है। सामने वाले हर कोई यूजर को एआई समझ में नहीं आता, नहीं बता सकता है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से कोई चीजें रिप्लेस नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपकी मदद कर रहा है और आपकी हेल्प कर रहा है। जहाँ काम आप 3 घंटे में कर सकते थे, वही काम आपको 45 मिनट से 2 घंटे के अंदर वो करके डन करवाता है। सो चीजें आसान बन सकती है, बट कोई चीज किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर। सर सर एक लास्ट चीज का और मेरा है एक सर, क्वेश्चन था। इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज हम्म, और ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, कि सर जो पहले की प्रोफाइल्स हुआ करती थी जिसमें आपका पे आउट भी कम हुआ करता था, ये जो नई हाँ प्रोफाइल्स आ रही है ना, ये आपको हैंडसम पे आउट दे रही है। या कंपनीज को करना वही है, कंपनीज वही काम करवा रही है, बट अब एक नए बैंड के साथ। क्योंकि उनको पता है कि जहां एआई शब्द जुड़ गया है साथ में, प्रॉम्प्ट हम्म इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियर, जैसे ये शब्द जुड़ते जाते हैं, तो कंपनीज अब क्या कर रही है, उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो अब एआई बेस्ड बनाना है ना। तो बंदे को एआई समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। और एआई किसको समझ में आ रहा है? जिसको डेटा समझ में आ रहा है। वो तो डेटा समझ में अल्टीमेटली आ रहा। हम तो डेटा के आसपास ही घूम रहे हैं। एआई भी पूरा डेटा पे ही काम करे, तो उसको डेटा देंगे नहीं तो सीखेगा आगे डेटा और भी किस काम कर तरीके से रहा वो है। एग्जीक्यूट करे। अब आप एक चीज सोचिए ना, डेटा इंजीनियरिंग पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है पाइपलाइन क्रिएशन पर। हम्म। पाइपलाइन के अंदर होगा क्या? पाइपलाइन के अंदर तो वही रॉ डेटा होगा ना, जो हम एक्सेल और सीक्वल और पाइथन पे लेकर आ रहे थे। अब बस किया क्या कि भैया एक ऑटोमेशन के लिए पाइपलाइन बना दी, कि भैया ये डेटा फिल्टर होके यहाँ पर आएगा, ये डेटा फिल्टर होके इस पाइपलाइन में आएगा, ये डेटा फिल्टर होके इस पाइपलाइन में आने वाला है, बस। डेफिनेटली सर, और मेरा सभी से यही है कि भैया एआई किसी की जॉब नहीं ले जा रहा, तुम्हें एआई को सीखना पड़ेगा। और अब बस। इस इंडस्ट्री में यदि टिकना है तो अपग्रेड होना पड़ेगा, नहीं तुम ऐसे कॉन्स्टेंटली काम करोगे तो तुम्हारी सीट कोई और ले जाना। तो पढ़ना तो हमेशा पड़ेगा, चाहे एंड तक शायद तुम्हारी जॉब अच्छी खासी लग जाए, तुम अच्छा खासा पैकेज कर लो, पर तुम्हें हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके तुम कंपनी में अपने फ्यूचर को सर्वाइव कर बिल्कुल। पाओ। लास्ट में सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप किसी स्टूडेंट को ऑनेस्टली एडवाइस देना चाहते हो उसकी लाइफ चेंज करने के लिए, तो क्या एडवाइस रहेगी कि उसको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को मेंटेन करना चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी जर्नी के लिए होता है डिसिप्लिन। मैं सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा किसी भी एस्पिरेंट को, कि आप आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखो। हर दिन डेटा पे एटलीस्ट 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी टाइम आप देना चाह रहे हो, आप एक डेटा पे काम करो। डेटा की डेप्थ को समझो। डेटा की डेप्थ को जितना ज्यादा समझोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस जितना तगड़ा होगा उतनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी। और ये सब चीजें डिसिप्लिन से आएगी। देखो, कॉन्फिडेंस कम्स विद डिसिप्लिन।
आप जितने ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं अपने डेटा को अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने एनालिसिस को अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने एनालिसिस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कंसिस्टेंसी इज द की। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी। हर दिन काम करो, बहुत मेहनत करो, और यही चीज है जो आपको आगे तक इंडस्ट्री में टिका के रखेगी। जहां पर आपको बोलते हैं ना, साउंड नॉलेज ही आपको टिका कर रखता है। हम अगर अपग्रेड, सर देखो बेसिक्स से ही अपग्रेडेशन आता है। बेसिक्स क्लियर है, अपग्रेडेशन अपने आप आ जाएगा। जब चीजें नहीं इंटीग्रेट होगी, आप उससे बेसिक्स के साथ उसे कनेक्ट करोगे, अपने आप इंटीग्रेशन आ जाएगा, आप अपने आप अपग्रेड हो जाओगे। तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप कितने इंटीग्रेशन की बात कर लो, कितना एआई सीख लो, कुछ भी सीख लो, हम वहां तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। डेफिनेटली सर, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस, ये किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है। और आपको आपको डिसिप्लिन मैनेज करना पड़ेगा। आपको डायरेक्शनलेस मेहनत नहीं करनी गाइस। कुछ भी कर रहे हो, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ मेहनत करो। और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, जितना 3 to 6 मंथ के अंदर आदमी बन जाता है और वो डन हो जाता है। सो मेरा यही सभी से कहना है कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और कभी भी किसी को कोई भी डाउट रहे तो ऑलवेज आपका मेंटर आपके लिए अवेलेबल रहता है। और कभी भी अपने मेंटर को ये मत समझो कि वो तुम्हारा बुरा चाहेगा या वो तुम्हारे लिए बुरा करेगा, या कभी तुम्हें डांट देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको तुमसे कोई पर्सनल इश्यूज है, ठीक है। एक टीचर के लिए हर एक स्टूडेंट इक्वल रहता है, वो सबको इक्वल प्रायोरिटी देते हैं और वो सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं। हो सकता है कभी भी किसी पर थोड़ा ज्यादा प्यार आ जाता है, थोड़ा कम आता है, बट वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। वो सभी के लिए अपना नॉलेज इक्वली शेयर करते हैं। सो ये सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है कि लाइफ में आप जो भी कुछ करो, विदाउट कंसिस्टेंसी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और यदि कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो चीजें आपको मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी, आप कवर कर लो। सो थैंक यू सो बिल्कुल मच सर। सर। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करने में। और कभी भी किसी को जरूरत पड़े, मैं प्रफुल्ल सर का कांटेक्ट नंबर शेयर करूंगा बच्चों के साथ, ठीक है। प्रफुल्ल सर ऑलवेज अवेलेबल है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। एज मैं भी उनका जूनियर रह चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है अपने लर्निंग टाइम पे। और हम दोनों ने साथ में काम करा है, बट काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड करी है और आज भी इनकी गाइडेंस मेरे काफ़ी काम आती है। सो थैंक यू प्रफुल्ल सर फॉर थैंक ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। एंड आई यू होप फॉर हम इनवाइटिंग काफ़ी सर। लेवल तक अपनी ऑडियंस को समझा पाएंगे, काफ़ी बच्चों तक हमारा मैसेज जा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।